दोस्तों इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है कि किसी उपग्रह का या पृथ्वी जिसका द्रव्यमान एम है कि परितः आर त्रिज्या की कक्षा में परिक्रमण काल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये होगा बी ऑप्शन। क्या होगा? तो ये हो जाएगा टी बराबर √4 पाई स्क्वायर आर क्यू और बाई क्या हो जाएगा GME। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो देखिए किस उपग्रह की जो है परिक्रमण काल, उपग्रह की परिक्रमण होता है इस तरह से। देखिए यहाँ पे ये जो है यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इसको आर यदि मान लेते हैं, ये जो है V0। ठीक है, V। और यहाँ पे देखिए तो वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त की परिधि और वायुवृत्त की परिधि और वट्टा में कक्षीय वेग, तो ये हो जाएगा 2πr वट्टा में V0। ठीक है, 2πr वट्टा में V0। और देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2πr, ठीक है, वट्टा में V0, या फिर ये कर सकते हैं कि 2πr और बाई√GME बट्टे में आर बराबर हो जाएगा आपको √4 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू में आर, ठीक है, इंटू में आर और बट्टा में GME। ठीक है, यानी टी बराबर क्या हो जाएगा? तो टी बराबर होगा √4 पाई स्क्वायर आर क्यू बाई GME हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगर पालिका की टंकी का जल जो है दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिल में कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी में भरे जल के जो है तल से नीचे होते हैं। इसका कारण सी ऑप्शन। तो जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। तो नगर पालिका की टंकी का जल दूर रहने वाले व्यक्तियों के घरों की ऊपर की मंजिलों से कठिनता से पहुंचता है, जबकि वे टंकी से भरे जल के तल से नीचे होते हैं। इसका कारण है कि जब जल प्रवाहित होता है तो दाब की हानि होती है। ठीक है, तो देखिए जल प्रवाह किसी जो है पाइप में बर्नौली के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, बर्नौली के सिद्धांत पर जो है ये आधारित है, यानी P+1/2 PV² प्लस या फिर रो V² रो GH बराबर हो जाएगा नियम। ठीक है, बराबर नियत हो जाएगा। ठीक है, तो यदि किसी पाइप की ऊंचाई बढ़ता है तो दाब का मान घट जाता है। ठीक है, जिससे वेग में कमी हो जाती है। ठीक है, दाब, बल और क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है, यानी P बराबर होता है F/A। P बराबर F/A यानी न्यूटन बट्टा मीटर स्क्वायर, इसी को बोलते हैं पास्कल। नेक्स्ट, अब देखिए कहता है कि 1227 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक कृष्णिका जो है 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य पर अधिकतम तीव्रता के विकिरण उत्सर्जित करती हैं। यदि कृष्णिका का ताप जो है 1000 डिग्री सेल्सियस और बढ़ा दिया जाए तो जो है अधिकतम तीव्रता होगी। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो देखिए कृष्णिका की जो है तीव्रता का तरंगदैर्घ्य जो है परम ताप का व्युत्क्रम होता है, यानी लेमडा समानुपाती क्या होता है 1/T। ठीक है, यानी लेमडा टी बराबर क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, नियत हो जाएगा। तो लेमडा 1 T1 बराबर होगा लेमडा 2 T2। ठीक है, लेमडा 2 T2। ठीक है, तो इस तरह से जो है यहाँ पर लेमडा 1 बराबर क्या हो जाएगा? तो लेमडा वन बराबर होगा 5, चूँकि लेमडा 1 है 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, T1 बराबर हो जाएगा 1227 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो T2 बराबर हो जाएगा आपको, T2 बराबर हो जाएगा 1500 प्लस 1000। ठीक है, यानी 2500 केल्विन, 2500 केल्विन। तो लेमडा 2 बराबर क्या हो जाएगा? लेमडा 2 बराबर हो जाएगा 5000 गुने 1500 बट्टा में 2500। ठीक है, जैसे ही सॉल्व करेंगे आपको आ जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, कहता है स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा की द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि
तो 114 का होगा ए ऑप्शन। स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में कार्य किया जाता है। तो स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा उसी द्रव्यमान की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होती है, क्योंकि स्थिर दाब पर गैस का प्रसार करने में जो है कार्य किया जाता है। ठीक है, गैस की जो 2 प्रकार की विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं, एक तो नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, एक होता है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर। देखिए नेक्स्ट, फिर कहता है कि एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग जो है बदल रहा है। तो एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है। ठीक है, उसका संवेग जो है बदल रहा है। उसके बाद देखिए, गैस अणुओं द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल के बराबर होगा। आरोपित बल होता संवेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, यानी एम वी माइनस एम यू और बट्टा में टी। ठीक है, यानी एम इंटू वी माइनस यू बट्टा में क्या होगा टी। इसी को बोलते हैं एम ए। ठीक है, तो संघट्य दो वस्तुओं या अणुओं का आपस में टकराव होता है। संघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यास्थ जो है संघट्य और अप्रत्यास्थ संघट्य। ठीक है, और प्रत्यास्थ जो है संघट्य में जो संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है, जबकि अप्रत्यास्थ संघट्य में केवल संवेग संरक्षित रहता है। कहता है साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में जो है देखने पर रंगीन दिखाई देते हैं। इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं बी ऑप्शन व्यक्तिकरण। तो साबुन के बुलबुले श्वेत प्रकाश में देखने पर यह रंगीन दिखाई देता है, इस घटना के लिए व्यक्तिकरण उत्तरदायी है। ठीक है, व्यक्तिकरण की घटना में प्रकाश की किरणें एक दूसरे पर जो है अधिरोपित होती हैं। प्रकाश की किरणों के अधिरोपण के कारण ऊर्जा का पुनः जो है वितरण होती हैं। एक बार ऊर्जा के मान में वृद्धि तथा एक बार कमी होती है। इसलिए देखिए, व्यक्तिकरण के कारण जल पर पड़ी तेल जो है सतरंगी दिखती हैं। व्यक्तिकरण के बारे में सर्वप्रथम यंग ने बताया था। परिकिरण की घटना में प्रकाश के जो है किरणों का विभिन्न रंगों में बिखराव होता है। देखिए, कहता है कि भी वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी, ए ऑप्शन। तो देखिए, भी वोल्ट से जो है त्वरित इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न एक्स किरणों की अधिकतम आवृत्ति होगी ई भी बट्टा में एच। ठीक है, भी जो है वोल्ट से त्वरित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ई1 बराबर क्या होता है ई इंटू भी। ठीक है, और एक्स किरणों की ऊर्जा यानी ई2 बराबर क्या हो जाएगा, ई2 बराबर होगा एच भी। ठीक है, एच भी, तो यहाँ पे जो है ई1 बराबर हो जाएगा ई2, तब तो ई भी बराबर क्या होगा एच भी। ठीक है, ई भी बराबर एच म्यू, तो भी बराबर आवृत्ति बराबर होगा ई भी बट्टा में एच। ठीक है, म्यू समझिए, म्यू बराबर। तो देखिए, ऊर्जा के पैकेट को फोटोन कहा जाता है और फोटोन का पैकेट यानी एच भी होता है। नेक्स्ट, तथा परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कणों का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पाए जाते हैं। इसका कारण है कि, तो 118 का होगा सी ऑप्शन, यानी परमाणु की तुलना में जो है नाभिक का आयतन बहुत जो है कम होता है। ठीक है, तो परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन क्या होता है, बहुत कम होता है। तो रदरफोर्ड ने अल्फा जो है कण स्वर्णपत्ती प्रयोग द्वारा परमाणु मॉडल का प्रतिपादन किया है। इस सिद्धांत के आधार पर परमाणु के नाभिक की खोज की गई थी। परमाणु का आयतन 6.2 × 10⁻³ मीटर क्यूब है। नाभिक का आयतन 10⁻15 × परमाणु का आयतन। परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम होता है। नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर होता है। तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। यानी परमाणुओं की जब अल्फा कणों से बमबारी की जाती है तो 10 लाख कणों में से केवल कुछ ही कण का विक्षेपण होता है और शेष कण बिना विक्षेपित हुए पार हो जाता है। इसका कारण है कि परमाणु की तुलना में नाभिक का आयतन बहुत कम है। कहता है कि धन विद्युतीय लक्षण का सही क्रम है। आपको धन विद्युतीय ए ऑप्शन, CS ग्रेटर देन RP ग्रेटर देन के, यानी
ग्रेटर देन Na ग्रेटर देन Li, लिथियम। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सीजियम ग्रेटर देन रुबिडियम ग्रेटर देन पोटेशियम ग्रेटर देन सोडियम ग्रेटर देन लिथियम। तो देखिए सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता में वृद्धि होती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता में कमी होती है। प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातु कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम जो अतिक्रियाशील धातु हैं। क्षार धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। कहता है कि K4FeCN6 में किस प्रकार के बंध हैं। तो देखिए इसमें जो है K4FeCN6 में आयनिक बंध हैं, सहसंयोजक बंध और उपसहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन। अब देखिए चूंकि आयनिक बंध K प्लस आयन तथा FeCN6 4- आयन के मध्य पाए जाते हैं। सहसंयोजक बंधन C बराबर N लिगेंड के बीच पाया जाता है। उपसहसंयोजक बंध जो है सामान्य रूप से Fe और एवं C तथा C कार्बन तथा जो नाइट्रोजन के बीच पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए, कहता है कि नेक्स्ट है कि CuNH3 के होल 4 CuNH3 होल और 2+ आयन की Cu की ऑक्सीकरण संख्या। तो यहाँ पे देखिए Cu की ऑक्सीकरण संख्या, तो मान लेते हैं Cu को X यदि मान लीजिएगा तो X प्लस NH3 का होता है 0 अमोनिया का। ठीक है, इसका तो हो जाएगा 0 और इंटू में 4 बराबर में पावर कितना है 2 प्लस तो 2, यानी X बराबर क्या होगा +2, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, कहता क्या होता है जब सिल्वर की प्लेट कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। सी ऑप्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। तो जब सिल्वर की प्लेट को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है तो कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। कॉपर सिल्वर से अधिक क्रियाशील है, अतः जो रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। ठीक है, तो धातु की क्रियाशीलता जो होता है आपको सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, जिंक, उसके बाद होगा आयरन, प्लम्बम, फिर है हाइड्रोजन, उसके बाद है Hg पारा, फिर है Ag सिल्वर, Au। ठीक है, तो देखिए जो धातु दूसरे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होते हैं वह अन्य धातुओं से आयनों को विस्थापित कर लवण का निर्माण करता है। देखिए 123 नंबर, कहता है बहुलकों की पहचान करें। तो ए ऑप्शन बहुलकों की पहचान करें। यहाँ पे ए ऑप्शन को यदि देखें, कहता नाजुक वस्तुओं की पैकिंग में जो भरावना सामग्री की तरह उपयोग में लाया जाता है। यह है आपको पॉलीस्टाइरीन। क्या है? पॉलीस्टाइरीन जो है नाजुक वस्तु की पैकिंग में भरावना सामग्री की तरह उपयोग किया जाता है। PVC विद्युत तारों में बाहरी विद्युतरोधी परत की तरह प्रयुक्त होती हैं। PVC बेकेलाइट जो है विद्युत उपस्कर निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। पॉलिएस्टर जो है बोतलों तथा जारों के निर्माण में प्रयुक्त होती हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, फिर है PVC जो है विनाइल क्लोराइड का बहुलक है। और देखिए बेकेलाइट जो है फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। 124 नंबर देखिए, कहता है कि रेफ्रिजरेटरों में ए मुक्त होती हैं तथा एरोसोल जो है वायु विलय का छिड़काव की जो क्षमता करता है। सूर्य आने वाली जो है काली स्थान को रोकने के लिए उत्तरदायी है। ABC है। तो देखिए रेफ्रिजरेटरों और एरोसोल के छिड़काव से निकलने वाले CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन O3 ओजोन की परत को नुकसान यानी छीन तक पहुंचाती हैं। ठीक है, ओजोन में परतें O3 सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यानी UV रेज को रोकने के लिए जिम्मेदार है। ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है, ओजोन परत UV1 को अवशोषित नहीं करता है। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी तथा हेनरी ब्यूसन ने किया था, यानी इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट CBC O3 और पराबैंगनी किरणें। फिर कहता है कि जो जंपिंग जीन की खोज किसने की है? B ऑप्शन। तो मैक जो है क्लीटॉक ने। तो जंपिंग जीन की खोज जो है बराबर मैक जो है
टोंक ने किया है। जंपिंग जीन जो है डीएनए के अनुक्रम है जो जीनोम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है चलते हैं। फिर है कि मक्का सबसे उपयुक्त पादप है जिसमें जंपिंग जीन का अध्ययन किया जाता है। जंपिंग जीन जो है उत्परिवर्तन तथा विकासवाद के लिए जो एक महत्वपूर्ण आधार स्तंभ प्रदान करता है। फिर है कि पार एमिनोकरण में किसी यौगिक जो है कि एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। तो पार एमिनोकरण के एमिनो समूह का दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है। एमिनोकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा जटिल प्रोटीन की सरलता जो है एमिनो अम्ल एमाइड्स एवं जो है एमीन्स में परिवर्तित किया जाता है। पार एमिनोकरण द्वारा एमिनो समूह का किसी दूसरे यौगिक में स्थानांतरण होता है जिससे जटिल प्रोटीन एमाइड्स एवं जो एमीन जनित यौगिकों का निर्माण होता है। पार एमिनोकरण द्वारा प्राकृतिक रूप से भी मृदा की उर्वरता को बढ़ाया जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि क्या सत्य है 127। तो बी ऑप्शन। तो देखिए होलो एंजाइम बराबर होता है को एंजाइम प्लस एपो एंजाइम। ठीक है, होलो एंजाइम एक पूर्ण क्रियात्मक एंजाइम है जो उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय है। होलो एंजाइम उसके जो है सहाकारकों के रूप में जो है एपो एंजाइम होता है। ठीक है, को एंजाइम जो है को एंजाइम पेंटोथेनिक एसिड जैसे समूहों का वहन करता है, यौगिक से प्राप्त होता है और एसाइल प्रोटीन के जो है एंजाइम में सक्रिय भाग को जो है जिसकी क्रियाशीलता के लिए कोफैक्टर की आवश्यकता होती है एपो एंजाइम कहलाता है। देखिए उत्प्रेरकीय आरएनए को छोड़कर अधिकांश एंजाइम प्रोटीन है। सभी एंजाइमों को जो कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है। वह एंजाइम जिसे कोफैक्टर की आवश्यकता नहीं होती है उसे सरल एंजाइम कहते हैं, जैसे पेप्सिन और ट्राइपेप्सिन। नेक्स्ट कहता है कि साइनोबैक्टीरिया शब्द किसके लिए जो उपयोग किया जाता है। बी ऑप्शन, नीली हरी शैवाल। तो साइनोबैक्टीरिया शब्द नीले हरे शैवाल के लिए प्रयोग किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया जो है मोनेरा वर्ग में पाए जाते हैं। शैवाल सर्वाधिक आर्द्र पौधों का जो विशाल समूह है। शैवाल में 4 प्रकार के वर्णक पाए जाता है, क्लोरोफिल, जेंथोफिल, उसके बाद कैरोटीन तथा फाइकोबिलिन। शैवालों को थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत रखा जाता है। लंबाई में वृद्धि किसके द्वारा होती है। तो 129 का होगा सी, यानी शीस्त विभोजोतक। लंबाई में वृद्धि शीस्त विभोजोतक द्वारा होती है। विभोजोतक वे हैं जिनकी कोशिकाओं का विभाजन चल रहा होता है। ठीक है, और विभाजन की क्षमता होती है। पादप उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, विभोजोतक एवं अस्थायी उत्तक। ठीक है, तो पादप होते हैं 2 प्रकार के, विभोजोतक, अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक 2 प्रकार के, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक को 3 भागों में बांटा गया, कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जटिल उत्तक को 2 भागों में, जाइलम और फ्लोएम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि कौन सी दशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन जो है वक्र दाईं और जो है खिसक जाता है। 130 का होगा ए ऑप्शन, यानी पीएच के घटने से। तो पीएच के घटने की दिशा में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन विच्छेदन चक्र दाईं ओर खिसक जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में O2 अणु को ढोने की क्षमता पाई जाती है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 जो है ऑक्सीजन अणु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। हीमोग्लोबिन में लौह अणु Fe2+ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि फुफ्फुसीय और जो वृक्क धमनियों का समान लक्षण। सी ऑप्शन कहता दोनों में भीतर कपाट नहीं होती। तो फुफ्फुसीय और जो है वक्र धमनियों के समान लक्षण है कि दोनों में भीतर कपाट जो है नहीं होते हैं। फुफ्फुसीय धमनी में ऑक्सीजन रक्त का प्रवाह हृदय से फेफड़ों में होता है और सामान्य रूप से धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। ठीक है, फुफ्फुसीय शिरा जो है द्वारा ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह फेफड़ों से हृदय तक होता है। फिर कहता है कि न्यूक्लियोटाइड्स अम्लीय इसलिए होते हैं कि सी ऑप्शन, फास्फेट समूह ऋणात्मक जो है आवेशी होता है। तो न्यूक्लियोटाइड
न्यूक्लियोटाइड जो है अम्लीय इसलिए होते हैं क्योंकि फास्फेट समूह ऋणात्मक आवेशी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड की रासायनिक संरचना में एक फॉस्फेट समूह, एक शर्करा और एक नाइट्रोजनस आधार होता है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड के कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे एडिनोसिन, यूरानोसिन आदि। न्यूक्लियोटाइड आज तक कैंसर पैदा करने वाले एजेंटों के प्रमुख कारणों में से एक है। न्यूक्लियोसाइड में एक रासायनिक संरचना होती है जिसमें चीनी और फास्फेट समूह के बिना एक आधार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंजाइम सक्रियता प्रभावित होती है, डी ऑप्शन। तो देखिए एंजाइम सक्रियता जो है सभी से प्रभावित होती है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक है जो प्रकृति में प्रोटीन युक्त होते हैं। एंजाइम गतिविधियों को प्रभावित करने वाले कारक है सबस्ट्रेस एकाग्रता, यानी सबस्ट्रेस एकाग्रता में वृद्धि के साथ एंजाइम गतिविधि भी बढ़ जाती है। पीएच, प्रत्येक एंजाइम का अपना इष्टतम पीएच होता है जिसमें वे काम करते हैं। तापमान, प्रत्येक एंजाइम अपने इष्टतम तापमान पर काम करता है। तापमान में कोई भी परिवर्तन एंजाइम की गतिविधि को प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एंजाइम और सकारात्मक जो है सह एंजाइम। तो प्रत्येक एंजाइम को अपने कार्य के लिए जो है कार्बनिक और कार्बनिक आयन या प्रोटीन कार्बनिक अणु की आवश्यकता होती है। इन जो है सहकारकों की अनुपलब्धता में एंजाइम की जो सक्रियता कम हो जाती है। एंजाइम अवरोधक, तो एंजाइम के अवरोधक जो है सक्रिय स्थल से जुड़े जाते हैं जो एंजाइम की गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। कहता स्तनियों के यकृत की उत्तकीय जो है रचना की जो है विशेषता है, ए ऑप्शन। केवल ग्लिसिन संपुट और पित्त नलिकाएं। ठीक है, तो केवल ग्लिसिन संपुट और जो है पित्त नलिकाएं स्तनियों के यकृत को उत्तकीय रचना की विशेषताएं हैं। यकृत में जो है प्रमुख 4 प्रकार की कोशिका रहता है, जैसे हेपेटोसाइट्स, फिर है स्टेलेट कोशिकाएं और कुफूर कोशिकाएं। ठीक है, यकृत के कार्य होता है कि रक्त प्लाज्मा के लिए प्रोटीन का उत्पादन, रक्त के थक्के को नियंत्रित करना, प्रतिरक्षा कारक बनाकर रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को हटाकर संक्रमण का विरोध करना, लाल रक्त कोशिकाओं को बिलिरुबिन की निकासी और पीत का उत्पादन जो पाचन के दौरान छोटी आंत में अपशिष्ट को बाहर निकालने और वसा को तोड़ने में मदद करता है। जहरीली अमोनिया का यूरिया में स्थानांतरण। फिर कहता कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद, ए ऑप्शन। ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसेकेराइड। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट पाचन के अंतिम उत्पाद ग्लूकोज, गैलेक्टोज तथा फ्रुक्टोज अथवा मोनोसेकेराइड है। चीनी और स्टार्च जो है 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट जिन्हें मानव पाचन तंत्र द्वारा पचाया जा सकता है। स्टार्च या ग्लूकोजन जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट एक जो है डाइसेकेराइड टूट जाते हैं। फिर है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज जो है डाइसेकेराइड है। अंतिम उत्पाद जो है मोनोसेकेराइड छोटी आंत द्वारा जो अवशोषित किया जाता है। ठीक है, एंजाइमों के पचाने वाले जो है कार्बोहाइड्रेट है एमाइलेज, डाइसेकेराइड, माल्टेज, सुक्रोज और लैक्टेज। सही कथन कौन सा है? तो यहाँ पे होगा ए ऑप्शन। देखिए तो विकिरणों को ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यह कहता है जब खाना पकाने के पैन को गैस स्टोव पर गर्म किया जाता है तो चालन वह प्रक्रिया है जो लौ से पैन तक ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होती है। विकिरण में विद्युतीय चुंबकीय तरंगें शामिल होती हैं जो ऊर्जा को स्थानांतरित करती हैं, जिससे उज्ज्वल ऊर्जा कहा जाता है। रेडियो सक्रिय जो है विकिरण अल्फा और बीटा को छोड़कर बाकी सभी विकिरण विद्युत चुम्बकीय विकिरण है। ठीक है, अब देखिए आयोनाइजिंग विकिरण, एक्सरे, गामा रे, अल्फा रे, बीटा रे उच्च आवृत्ति वाली पराबैंगनी जो है किरणें हैं, जबकि नॉन आयोनाइजिंग विकिरण है रेडियो तरंग, माइक्रोवेव तरंग और रक्त किरण, दृश्यमान तथा कम आवृत्ति वाली पराबैंगनी किरणें। नेक्स्ट देखिए कहता है उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक होता है, ए ऑप्शन, कम। तो देखिए उस माध्यम में वेग अधिक होता है जिसका अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक बराबर होता है c/v, यानी निर्वात में प्रकाश का वेग बटे माध्यम में प्रकाश का वेग। माध्यम में यदि वेग कम होता है तो अपवर्तनांक अधिक, वेग अधिक जो है होने पर अपवर्तनांक कम होता है। अपवर्तनांक प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट
कहता चुंबक के उत्तरी ध्रुव को स्थिर ऋणावेशी चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाले बल, सी ऑप्शन, शून्य होगा। तो चुंबक के उत्तरी ध्रुवों पर एक स्थिर ऋणावेशी चालक के निकट लाया जाता है। ध्रुवों पर इसके द्वारा अनुभव किया जाने वाला बल शून्य होगा। चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर कोई बल अनुभव नहीं होगा, क्योंकि एक स्थिर आवेश कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर सकता, इसलिए ध्रुव और चुंबक तथा अनुभव किया जाने वाला बल शून्य होता है। यदि आवेश विराम में हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश एक समान गति में हो तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि आवेश जो है त्वरित गति में हो तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र एवं ऊर्जा उत्सर्जन चुंबकीय तरंग के रूप में कार्य करता है। 139 कहता है कि दो बल एक पिंड पर कार्य कर रहे हैं। शरीर को संतुलन में रहने के लिए बलों को होना चाहिए। 139 का ये होगा, परिमाण में समान और दिशा में विपरीत। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। तो देखिए, केवल जब बल परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हो तो शरीर पर शुद्ध बल शून्य होगा। ठीक है, और जब दो या दो से अधिक बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहे होते हैं तो जिस प्रकार का बल क्रिया में आता है उसे परिणामी बल या शुद्ध बल कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, दो स्थिति परिणामी बल शून्य होता है जब वस्तु विराम की स्थिति में हो, और जब परिणामी बल दिया वस्तु यानी परिणामी बल की दिशा वस्तु के वेग की दिशा में समान हो। द्विबल सिद्धांत जो है, इस अवधारणा के अनुसार यदि दो बल एक संतुलन निकाय पर कार्य करते हैं तो उन्हें बराबर विपरीत संरेख होना चाहिए। नेक्स्ट है कि मात्रात्मक रूप से ऊष्मा चालन को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि किसी दिए गए तापमान अंतर के लिए ऊष्मा प्रवाह की सम्य दर। ठीक है, मात्रात्मक रूप से चालन जो है ऊष्मा चालन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऊष्मा ऊर्जा का वह स्थान है जो दूसरे स्थान पर गति करना या स्थानांतरित होना या ऊष्मा का संचरण कहलाता है। ठीक है, अब जब दो बिंदुओं के मध्य ताप में अंतर पाया जाता है तो वह ऊष्मा उच्च ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे को गति करता है। चालन और संवहन ऊष्मा संचारण विधियों में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। विकिरण विधि में ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। 141 कहता एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स जो किस प्रकार का एंटीबायोटिक है, बी ऑप्शंस। तो देखिए, एक निश्चित एंटीबायोटिक एक्स केवल कुछ प्रकार के हानिकारक रोगाणुओं और कोशिकाओं के खिलाफ प्रभावी है। एक्स संकीर्ण जो है स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक्स को इससे प्रभावित होने वाले रोगाणुओं की श्रेणी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। व्यापक स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ग्राम पॉजिटिव के साथ साथ ग्राम निगेटिव जो है बैक्टीरिया को भी प्रभावित करता है। संकीर्ण स्पेक्ट्रम के उपयोग केवल ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के खिलाफ जो किया जाता है। ठीक है, संकीर्ण स्पेक्ट्रम जो है एंटीबायोटिक्स औषधि है जो है एजियोथ्रोमाइसिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन। उसके बाद है क्लिडामाइसिन। नेक्स्ट कहता है कि एक मजबूत अम्ल में होता है, बी ऑप्शन, कमजोर संयुग्मक क्षारक। एक मजबूत अम्ल में कमजोर संयुग्मक क्षारक होता है। ठीक है, ब्रोंस्टेड लोरी एसिड एक ऐसा पदार्थ है जो प्रोटॉन H+ दूसरे पदार्थ को दान करता है। ठीक है, फिर है कि ब्रोंस्टेड लोरी बेस एक पदार्थ है जो एक प्रोटॉन H+ दूसरे पदार्थ को स्वीकार करता है। ठीक है, इस प्रकार जो ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में प्रोटीन के स्थानांतरण की अवधारणा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक परमाणु अपने आयन से निम्नलिखित में से किससे भिन्न होता है, सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एक परमाणु अपने आयन से इलेक्ट्रॉन की संख्या में भिन्न होता है, क्योंकि सोडियम का होता है, प्रोटॉन की सोडियम में परमाणु संख्या 11, तो प्रोटॉन की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11। ठीक है, उसके बाद देखिए तो Na+ में होगा प्रोटॉन की संख्या 11, इलेक्ट्रॉन की संख्या 10। परमाणु उदासीन होते हैं क्योंकि इसमें कुल प्रोटॉन एवं कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होते हैं। ठीक है, तो यदि परमाणु E- त्यागता है, इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो धनात्मक आयन बनाता है तथा ग्रहण करता है तो ऋणात्मक आयन बनाता है। फिर है कहता ओजोन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है, बी ऑप्शन। तो देखिए, ओजोन
ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इस ट्यूब के माध्यम से विद्युत प्रवाहित की जाती है तो मानक जो है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो है स्पार्किंग पैदा होता है। सामान्यतः विद्युत की चिंगारी की अधिक गर्मी से ओजोन का उत्पादन कम होता है। नेक्स्ट है, कहता है कि किस कृत्रिम मिठास का उपयोग केवल शीतल पेय में किया जा सकता है, ए ऑप्शन। तो देखिए एस्पार्टेम एक कृत्रिम मीठा करने वाला एजेंट है जो उच्च तापमान पर अस्थिर होता है। यह जो है एस्पार्टिक एसिड और जो है फेनिलियनिन से बना यौगिक है। यह जो है गन्ने को चीनी सुक्रोज से 100 गुना अधिक मीठा होता है। कृत्रिम मिठास चीनी के विकल्प जिनका उपयोग प्राकृतिक शर्करा के विकल्प के रूप में किया जाता है। कृत्रिम मिठास के लिए जो है कृत्रिम मधुरों का उपयोग किया जाता है। इसके उदाहरण है सैकरीन, एस्पार्टेम और एसेसल्फिया, पोटेशियम युक्त सुक्रालोज और नियोटेम और एक्वाडेम। ठीक है, फलों में फ्रुक्टोज पाया जाता है। देखिए कहता है कि काइलोमाइक्रोन क्या है, सी ऑप्शन। तो बहुत छोटे प्रोटोन लेपित वसा अणु। ठीक है, तो यहाँ पे जो है काइलोमाइक्रोन जो है बहुत छोटा प्रोटीन लेपित वसा अणु है। नेक्स्ट, फिर कहता है कि मनुष्यों में प्रजनन किसका एक उदाहरण है, सी ऑप्शन, यानी ओओगैमस। तो मनुष्यों में प्रजनन ओओगैमस का एक उदाहरण है। ओओगैमस प्रजनन मनुष्यों सहित कई जानवरों में पाया जाता है। ओओगैमस प्रजनन एक प्रकार का यौन प्रजनन है जहां नर और मादा दोनों जीवों द्वारा उत्पादित युग्मक जो है रूपात्मक और क्रियात्मक जो है रूप से समान होते हैं। ओओगैमस प्रजनन जो है कई कोशिकीय जीवों जैसे शैवाल, कवक और जो है प्रोटोजोआ में पाया जाता है। नेक्स्ट, कहता है ABO और RH जो है रक्त समूहों के लिए जो है एंटीजन निम्न में किस पर मौजूद होते हैं। तो 148 का होगा, सी ऑप्शन, लाल रक्त कोशिकाएं। तो ABO तथा RH रक्त समूहों के एंटीजन लाल रक्त कोशिकाओं पर मौजूद होते हैं। ठीक है, अब देखिए रक्त समूह एंटीजन या तो शर्करा या इसके बने प्रोटीन के होते हैं। ठीक है, और वे लाल रक्त कोशिकाओं झिल्ली में विभिन्न घटकों से जुड़े होते हैं, लेकिन RH रक्त समूह में एंटीजन प्रोटीन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कहता है कि मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ए ऑप्शन, ट्रांसफ्यूजन। तो देखिए ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के जो स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। ठीक है, फिर है कि जिसे रक्त आधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा प्रसारित किया जाता है। उसके बाद देखिए रक्त आधान 3 प्रकार के होते हैं। एक तो लाल रक्त कोशिका आधान और प्लेटलेट आधान और प्लाज्मा आधान। रक्त आपके शरीर के जो है वजन का लगभग 7% बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेपेरिन किसका एक उदाहरण है, ए ऑप्शन। तो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन। तो हेपेरिन जो है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन का एक उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड की एक अधिक जटिल संरचना जो ग्लाइकोसामिनोग्लाइकन है। अन्य जो पॉलीसेकेराइड के विपरीत उनमें एक जो AB होता है, जहां A और B दो अलग अलग शर्करा का प्रतिनिधित्व करता है। GAG का एक उदाहरण है पेरिन जो उत्तकों की क्षति के खिलाफ फेफड़ों में कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। पेरिन रक्त के जमने को रोकता है और हृदय या फेफड़ों में रक्त के मुक्त प्रवाह को सक्षम बनाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स।